थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक व्यस्त सड़क के धंसने का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। देखिए। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। सड़क तेजी से नीचे धंस रही है। देखते ही देखते एक बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क कई मीटर नीचे धंस गई तो सड़क बीचों बीच कई मीटर चौड़ी खाई बन गई। मंजर डराने वाला है। सड़क धंसने की एक खौफनाक तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की हैं। अचानक सड़क धंसने से भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पाइप फटने के बाद सड़क धरती में समाती चली गई। इस घटना की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अचानक से ही सड़क धंसने लगती है। इस दौरान बिजली के पोल देखते ही देखते धंस जाते हैं। बताया जा रहा है कि पाइप फटने की वजह से ये हादसा हुआ। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी दिखी गई। दरअसल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सुपर तूफान रागासा ने जबरदस्त तबाही मचाई है। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। ट्रैफिक रुक गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। थाईलैंड सरकार ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। सेना को भी राहत अभियान में लगाया गया है। बावजूद इसके हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब बात करेंगे रागासा तूफान की। ताइवान में तबाही मचाने वाले रागासा तूफान ने चीन में भी तबाही मचाई है। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। रागासा तूफान के बाद ताइवान की सड़कों पर सैलाब आ गया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि घरों की पहली मंजिल पानी में पूरी तरह डूब गई। सड़कों पर मौजूद गाड़ियां पानी के साथ बहती नजर आईं। तूफान के चलते हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी लापता हैं। रागासा तूफान के समय 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार से हवाएं चलती रहीं, जिसने परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। करीब 8000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तूफान के बीच पूर्वी हुआलियन काउंटी में बनी एक झील अचानक फट गई, जिसकी वजह से सड़कों पर कैसे हालात बन गए आप खुद ही देखिए। गाड़ियां और सामान पानी के साथ बहता दिखा। हालात उस वक्त ज्यादा बिगड़ गए जब ऊपरी मटियान क्रीक पर बनी दशकों पुरानी झील तेज बारिश के दबाव से टूट गई। ये झील पहले हुए लैंडस्लाइड के चलती बनी थी। पानी का तेज बहाव एक पुल को भी बहा कर ले गया और रिहायशी इलाकों को पानी पानी कर दिया। स्कूल और एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तटीय इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी है। इधर पड़ोसी देश नेपाल में बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। आपको रिपोर्ट दिखा। लैंडस्लाइड की एक खौफनाक तस्वीरें देख कोई भी सहम जाए। पहाड़ से गिरते मलबे का डरावना मंजर किसी को भी दहला दे। नेपाल में फिर एक बार लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के चलते भारी भरकम मलबा सड़क पर आकर गिरा। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। सड़कों की दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गईं। लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में लगातार बारिश से कई हिस्सों में भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। भूस्खलन से कई जगह जाम भी लग रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से इलाकों में मुसीबत आ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पल भर में पहाड़ का हिस्सा सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि सड़क पर जा रही यात्रियों से भरी बस मलबे की चपेट में आने से बच गई। इस बस में कई भारतीय यात्री भी मौजूद थे। इस लैंडस्लाइड से बिरगंज काठमांडू पोखरा राजमार्ग बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गईं। आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। नेपाल में चाइनीज कंपनियां रोड चौड़ीकरण का काम कर रही हैं, जिसके चलते पहाड़ों को काटकर रोड चौड़ा किया जा रहा है। पहाड़ काटने की वजह से पूरे नेपाल में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। और कोलकाता में मूसलाधार बारिश से अभी तक हालात बिगड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने 24 घंटे में तेज बारिश के आसार जताए हैं। कोलकाता में फिलहाल हालात कैसे हैं, रविशंकर दत्ता अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। 40 सालों में कोलकाता में इतनी बारिश नहीं हुआ है जो कि कल हुआ था। 1978 के बाद ये जो बारिश कोलकाता में हुआ है उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये रास्ता, आप देखिए जहाँ पे मैं चल के जा रहा हूँ। अभी भी पूरा रास्ता जो है ये बेहाला से न्यू अलीपुर कनेक्शन रोड है और वहाँ पे देखिए पूरा रास्ता अभी भी पानी में भरा हुआ है। हालांकि अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन जो पानी का जो लेवल है वो कम हुई है। आप देख सकते हैं। आगे हम जाना चाहेंगे यहाँ पे और यहाँ पे दिखाएंगे आपको। देखिए ये जो रास्ता है ये रास्ता आगे जैम लगा हुआ है। पीछे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे गाड़ी आ रहा है, पीछे गाड़ी आ रहा है और आप देखिए इनको भी धीरे धीरे यहाँ पे जाना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पे है आपको और एक चीज़ दिखा देते हैं जिसके चलते कल कोलकाता में 10 लोगों की मौत हुआ है। CSC का लाइन आप देखिए,
खुला हुआ है और इसके अंदर पानी भर जा रहा है। तो कोलकाता में लगातार हुई बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत हुई है। तो कल हुई बारिश से अब भी कोलकाता के कई इलाके डूबे हुए हैं। रविशंकर दत्ता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दादा क्या हालत है? आगे पानी दिखा कहीं से? हालत तो बहुत खराब है, इसलिए घूम के आना पड़ा। इधर से थोड़ा पानी अभी तक है, अभी तक पूरा कम। आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे पानी था? नहीं, वहाँ पे तो उतना नहीं मिला, घूम के आना पड़ा थोड़ा। जहाँ पे पानी है वहाँ से मैं नहीं आया। कुछ जगह पे पानी तो नीचे हुआ है, लेकिन पानी अलग अलग जगह पे जमा हुआ है। कोलकाता की क्या हालत है? पानी है? अभी तो कम हो चुका है, लेकिन फिलहाल कई कई जगह पे। डेली पैसेंजर करते हैं आप इस रास्ते से? यस, फिलहाल तो हाँ। तो यहाँ ये रास्ते पे ऐसा पानी आपने पहले कभी देखा है जो कल कोलकाता में बारिश हुआ था? चलिए, यहाँ पे लोगों का वही कहना है कि पानी तो अभी फिलहाल कम हुआ है। आप एक बार सोचिए, अगर ये पानी कम है तो कल कितना पानी था, और जिस कदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अगर ये पानी कम है तो कल जो हालत हुआ था उसके चलते दुकान टूट गए, सड़कें बंद हो चुकी है। तो फिलहाल स्थिति अभी ख़राब है, लेकिन ये अगर पानी कम है तो कल क्या स्थिति बन चुका था ये हम समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में बारिश के चलते रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में और लोग प्रशासन को कोस रहे हैं। आप देखिए, 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से लातूर शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। यहाँ सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिख रहा है, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां पानी के साथ बहने लगी। आसपास मौजूद लोग देखिए कैसे इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे। रस्सी और डंडों की मदद से गाड़ियों को बहने से रोका गया। लातूर शहर की कई दुकानों में भी पानी घुस गया। दुकानों में घुसे पानी की वजह से रखा सामान खराब हो गया। मूसलाधार बारिश के चलते व्यापारियों का लाखों का सामान बर्बाद हो चुका है। बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में हालात बद से बदतर हैं। घरों के बाहर पानी भर गया है। पानी की निकासी न हो पाने से सड़कों पर भरा ये पानी घरों के अंदर भी घुस गया, जिसके चलते स्थानीय लोग नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए। घरों के अंदर रखा सामान पानी भरने से खराब हो गया। लगातार बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर बारिश का पानी भरा, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। बारिश की चपेट में आकर सड़कों पर गाड़ियां जमीन पर गिरी नजर आईं। और महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। हालात कैसे हैं इस वक्त, आइए जानते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सोलापुर जिले के माढ़ा तहसील की हैं, जहां नदी किनारे मौजूद गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। वीडियो दारफल गांव का है, जहां 20 लोग बाढ़ में फंस गए। सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली गई। आर्मी के हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्टिंग करके बाढ़ में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर पुणे पहुंचाया। बाकी लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम घंटों तक चलता रहा। यहां सेना नदी में आई बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सोलापुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर बह रही हैं। सड़कों पर आवाजाही ठप है। कई इलाकों का संपर्क आपस में कट चुका है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत बचाव अभियान पर नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश के चलते सोलापुर, बीड, धाराशिव जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इन जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। बारिश का ये सिलसिला जारी रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के कई जिलों में सितंबर के महीने में जबरदस्त सैलाब दिखाई दिया। धाराशिव में बाढ़ बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की हैं, जहां कई गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिला। एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। काफी संख्या में महिलाएं और बच्चों को पानी से निकालकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। ये वो लोग हैं जो मदद पहुंचने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। एसडीआरएफ के जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल धाराशिव में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। बीड, धाराशिव, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई। वहीं बीड के मझलगांव तहसील के सादस चिंचोली इलाके में भी हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ भी बड़े स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया गया।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर लेह से है। लेह में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। दरअसल सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर जो पुलिस है उसके साथ छात्र भिड़ गए और ये तस्वीरें आपके सामने जो वहां पर हालात हैं। कई जगह आगजनी हुई है। पिछले 15 दिन से अनशन पर है वांगचुक। संवैधानिक गारंटी को लेकर ये अनशन कर रहे थे और इसी बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लेह की, जहां पर छात्र और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। हालात काफी ज्यादा खराब हो गए, हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, इस वक्त के क्या मौजूदा हालात है और किस तरह से प्रशासन कंट्रोल कर रहा है सब कुछ? बिल्कुल बताते हैं आपको, कोरोना की ये जो 15 दिनों से जो है सोनम वांगचुक जो एक एक्टिविस्ट है, साइंटिस्ट है, तो इनका एक अनशन चल रहा है पिछले 15 दिन से। बता दें आपको कि ये विशेषकर 6th शेड्यूल जो गारंटी है उसको लेकर जो है चलाया जा रहा है और उसमें काफी समर्थन उसको वहाँ पे स्थानीय लेवल भी मिल रहा है और बहुत एक्टिविस्ट उसमें जमा भी हो रहे हैं। हालांकि आज सुबह 2 एक्टिविस्ट जो ऐसे थे जो उनके इस अनशन में थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके बाद तो भीड़ उनके साथ ही जो उनके समर्थक थे वो उग्र हो गए और उसके बाद से कहा जा सकता है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में काफी जो है अभी तनाव देखा जा रहा है। और हालांकि इसमें जो है पुलिस कोशिश कर रही है कि इस पर काबू पाया जाए, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं। हालांकि अभी भी जो स्थिति है वो कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा उस पर काबू पाया जाए, लेकिन अभी भी जो है प्रदर्शन चल रहा है और जो पुलिस की तरफ से जो है एहतियात के तौर पर जो है टीयर गैस शेलिंग और फायर जो एरियल फायर कुछ जो है वो भी देखे जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो अनशन है बीते 15 दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो चला रहे हैं। विशेषकर जो कहा जा सकता है कि धारा 370 के बाद जो है शेड्यूल की मांग जो है वो कहीं ना कहीं लद्दाख की तरफ से जो है वो बढ़ रही है और उसके चलते कहा जा सकता है ऐसे प्रदर्शन इससे पहले भी देखे गए थे। हालांकि वो खामोश प्रदर्शन थे, पीसफुल प्रोटेस्ट थे, लेकिन आज भी जो था पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन इसमें कुछ समर्थक जो सोनम वांगचुक के साथ इस धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उनकी तबीयत खराब होने के बाद जो है भीड़ जो है उनके समर्थक जो सोनम वांगचुक के वो उग्र हो गए और उसके बाद से ये जो है तनाव अभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये महराज तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की जो मांग है इसके साथ अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक और इन सब के बीच जो लेह की तस्वीरें आपके सामने, यहां पर छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई है। हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण, कई जगह आगजनी और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बैठे। हालांकि इससे पहले भी उनकी तरफ से आंदोलन किया गया था, अनशन किया गया था, लेकिन इस बार बीते 15 दिन से लगातार वो अनशन पर बैठे हुए हैं और इसके बाद जो छात्र है उनका भी गुस्सा भड़क गया। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। लेह में छात्रों का बवाल और प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई है। यहां पर जो सैन्य बल की गाड़ी है उसको भी फूंक दिया है। इस कदर वहां पर हालात हैं। तो सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक और वो अनशन पर बैठे हुए लद्दाख को एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग है। और महराज इस वक्त हमारे साथ है। महराज, ये तस्वीरें वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो वहां पर सैन्य बल की गाड़ी है उसको भी फूंक डाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना बता दें आपको कि आज भीड़ इस कदर से उग्र हुई जैसा कि बीते समय में नहीं देखा गया था। इससे पहले भी जो है सोनम वांगचुक अनशन पे रहे थे। हालांकि उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी भी बिठाई थी 6th शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर जो इनकी मांग थी उसको लेकर, और साथ ही साथ जो इनकी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन को लेकर भी जो इनके जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है उसको लेकर भी जो है MHA की एक टॉप लेवल कमेटी जो है वो बैठक पहले ही कर चुकी है इनके साथ। लेकिन बता दें आपको आज अचानक से जो है तब ये भीड़ उग्र हुई जब इनके कुछ समर्थकों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी और वो एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जो उग्र भीड़ हुई। सोनम वांगचुक के साथ जो उनके कुछ समर्थक हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई क्योंकि वो भी अनशन पर उनका साथ देते नजर आए, इसके बाद जो छात्र है वो भड़क गए और हालात इस तरह से हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के साथ जमकर मारपीट की।
पहले तो दोनों के बीच बहस हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने न केवल बीएसए को मारा बल्कि उन्हें अपशब्द कहे। उनके बेल्ट का कुंदा भी बीएसए के सिर पर लगा, जिससे उन्हें चोट लगी। इतना ही नहीं, सरकारी कागज भी फाड़ दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। घटना दोपहर करीब 4 बजे सीतापुर के महमूदाबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नदवा में हुई। प्रिंसिपल ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए ने अपने ऑफिस में एक सुनवाई के लिए बुलवाया था। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बीएसए ने प्रधानाध्यापक को उनकी लापरवाही के लिए डांटा, फटकारा। इस पर ब्रजेंद्र वर्मा भड़क गए और उन्होंने हमला कर दिया। आरोप है कि इस पूरे मामले में बीच बचाव करने आए क्लर्क प्रेम शंकर मौर्य के साथ भी मारपीट की गई है। पूरे मामले की जांच जारी है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स के साथ तीमारदारों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के अंदर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कई लोगों ने एक साथ हमला कर दिया। डॉक्टरों को जमकर पीटा गया, लात घूंसों की बारिश कर दी, जमकर गाली गलौज भी की गई। दरअसल आईसीयू में घुसने से रोकने पर डॉक्टरों पर हमला किया गया। घटना ग्वालियर के न्यू जरा रोगी अस्पताल का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये घटना हुई है, इसमें एक पाल समाज के कुछ लोग, उनके परिजन थे जो कि काफ़ी गंभीर रूप से बीमार थे और इनको लेकर ही वहाँ गए थे। डॉक्टर द्वारा इनका इलाज किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान या इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनमें अटेंडर द्वारा, डॉक्टर द्वारा उनको आईसीयू में अंदर जाने से रोका, तो इन्होंने उनके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने, ऐसे 4 लोग थे जो कि इनका सरपाल करके इनका नाम है, इन चारों ने वहाँ पर से डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दिल्ली के पहाड़गंज से खबर है, यहां पर एक ई रिक्शा पलटने से 12वीं की छात्रा राधिका सोलंकी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेड लाइट जंप करने की कोशिश में ड्राइवर तेजी के साथ रिक्शा चला रहा था और तभी यह हादसा हो गया। दिल्ली के पहाड़गंज में रेड लाइट जंप करने के चक्कर में ड्राइवर ने ई रिक्शा तेज दौड़ा दिया। सामने से आ रही गाड़ी से बचने के लिए अचानक ई रिक्शा मोड़ा, जो पलट गया। इससे ई रिक्शा में बैठी 16 साल की राधिका सोलंकी की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं और एक सवारी घायल हो गए। पहाड़गंज थाने में लापरवाही समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी ई रिक्शा ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, जो मोतिया खां का रहने वाला है। ई रिक्शा भी जब्त किया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ई रिक्शा चालक कितनी लापरवाही से ई रिक्शा चला रहा है। पुलिस के मुताबिक राधिका और 2 छात्राओं के अलावा मोहम्मद जाहिद नाम का युवक सोमवार सुबह 7:30 बजे ई रिक्शा में सवार थे। पहाड़गंज चौक पर पहुंचने पर ड्राइवर दिलीप ने रेड लाइट जंप करने के लिए रफ्तार तेज कर दी। इसी दौरान सामने एक गाड़ी आती दिखी तो अचानक ई रिक्शा मोड़ लिया, जो पलट गया। इससे राधिका बुरी तरह से जख्मी हो गई, जबकि बाकी तीनों को चोटें आईं। सभी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ राधिका को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंचन करते वक्त एक कलाकार की मौत हो गई। स्टेज पर डायलॉग बोलते वक्त दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक आने से जान चली गई। रामलीला का मंचन हो रहा है। राजा दशरथ का किरदार निभा रहा कलाकार सिंहासन पर बैठा है। दरबार में बाकी कलाकार दिखे, तभी राजा दशरथ को डायलॉग बोलते वक्त हार्ट अटैक आ गया। कलाकार मंच पर बनाए सिंहासन पर ही लुढ़क गया। घटना लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंचन करते समय इस कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हुई। 73 साल के अमरीश महाजन उर्फ शिबू भाई को हार्ट अटैक आया। अमरीश करीब 40 साल से राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। कलाकार को हार्ट अटैक के बाद दूसरे कलाकारों ने रामलीला का मंचन रुकवाया और अपने साथी को चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने अमरीश को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। चंबा के चौगान में नवरात्र के मौके पर इन दिनों रामलीला का मंचन जारी है। मंगलवार रात भी रामलीला का मंचन हो ही रहा था। सभी कलाकार मंच पर थे। सीता स्वयंवर का प्रसंग चल रहा था और उसी दौरान करीब 10:30 बजे दशरथ का रोल निभा रहे अमरीश महाजन अचेत हो गए। अमरीश बीच स्टेज पर बैठे थे। डायलॉग बोलते बोलते ही स्टेज पर बैठे दूसरे कलाकारों के कंधे पर लुढ़क गए और उनकी मौत हो गई। अब बात राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया गया। किसी ने 15 दिन के मासूम को जंगल में फेंक दिया। रोने की आवाज नहीं आए, इसलिए बच्चे के मुंह में फेविक्विक तक लगा दी गई।
भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 15 दिन के मासूम को जंगल में फेंक दिया गया। रोने की आवाज ना आए इसलिए इस मासूम के मुंह में पत्थर ठूंसकर फेविक्विक से चिपका दिया गया। मवेशी चराने वाले की नजर बच्चे पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। पत्थर मुंह से निकालते ही मासूम रोने लगा। तुरंत लोगों ने मासूम को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इस मासूम का इलाज जारी है। ये कलेजा चीर देने वाली घटना भीलवाड़ा के मांडलगढ़ इलाके की है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बताया कि बिजौलिया में सीता का कुंड मंदिर के सामने सड़क से सटे जंगल में बच्चा मिला। मवेशी चरा रहा युवक पत्थरों के ढेर के पास पहुंचा तो बच्चा तड़प रहा था। उसके मुंह में पत्थर फंसा हुआ था। उसने अन्य लोगों को बुलाया, मुंह से पत्थर निकाला, बच्चे को बिजौलिया के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस बच्चे के माता पिता का पता लगाने के लिए पुलिस अब अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि बच्चे को वहां कौन छोड़कर गया, इसके बारे में जानने के लिए फिलहाल ग्रामीणों और आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। वहीं मांडलगढ़ और बिजौलिया के हॉस्पिटल में पिछले दिनों हुई डिलीवरी की जानकारी जुटाई जा रही है। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब समेत 3 लोगों के खिलाफ संभल में केस दर्ज किया गया। जावेद हबीब पर चिट फंड के जरिए 150 लोगों को ठगने का आरोप लगा। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जावेद हबीब ने लोगों से अपनी कंपनी के नाम पर निवेश करवाया, लेकिन उन्हें रिटर्न नहीं दिया। अब इस मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे समेत 3 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जावेद हबीब पर अपनी कंपनी के जरिए सैकड़ों लोगों से निवेश के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। जावेद की इस कंपनी में सैफुल और अन्य ने निवेशकों को जोड़ने और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाने में भूमिका निभाई थी। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुँचा है। उन्हें कंपनी की ओर से किसी तरह की रिटर्न पेमेंट नहीं की गई। जावेद पर 150 से ज्यादा लोगों ने लाखों की ठगी करने का आरोप लगाया है। निवेशकों को 50 से 75% मुनाफे का लालच दिया गया था। जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब और 2 अन्य लोग हैं सैफुल, उनके द्वारा यहाँ पे संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जावेद हबीब, उनके बेटे और एक अन्य अभियुक्त पर लगे आरोपों की तफ्तीश कर रही है। तो वहीं ठगी का शिकार हुए पीड़ित अब न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। और झारखंड के गुमला जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक एनकाउंटर के दौरान सुबह सुबह पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। झारखंड के गुमला जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इनमें 5-5 लाख के इनामी लालू लोहरा और छोटू उरांव के अलावा सुजीत उरांव शामिल हैं। तीनों प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद से जुड़े हुए थे। मुठभेड़ बिष्णुपुर थाना क्षेत्र के केचकी जंगल में हुई। गुमका पुलिस ने 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों में लोहरदगा निवासी लालू लोहरा JJMP का सब जोनल कमांडर था। उसके पास से AK-47 राइफल बरामद हुई है। दूसरा नक्सली छोरू उरांव लातेहार का रहने वाला था और वो भी नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर था। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। वही तीसरा नक्सली सुजीत उरांव लोहरदगा का रहने वाला था और संगठन में कैडर के रूप में सक्रिय था। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सितंबर महीने में सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ नक्सलियों की ये चौथी मुठभेड़ है, जिसमें 8 नक्सली मारे गए हैं। और यूपी के हापुड़ में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। झुंड में बंदर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये हैरान करने वाला वीडियो यूपी के हापुड़ में बंदरों के आतंक को बयां कर रहा है। ये वीडियो विवेक विहार कॉलोनी का है, जहां स्कूटी सवार मां और 2 बेटों पर बंदरों ने अचानक से हमला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही स्कूटी मोड़ पर पहुंचती है, एक बंदर पीछे बैठे लड़के के पैर पर झपट्टा मारता है, जिससे कि उनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक दीवार से टकरा जाती है। बंदर इसके बाद भी उन्हें नहीं छोड़ते। देखते ही देखते बंदरों का पूरा समूह उनके पीछे लग जाता है। इसी बीच एक लड़का सामने के घर का गेट खुला देखता है और वहां दाखिल हो जाता है। दूसरी ओर बंदरों का झुंड महिला और उसके छोटे बेटे को घेर लेता है। हालांकि किसी तरह दोनों वहां से निकल जाते हैं और उसी गेट से घर के भीतर दाखिल हो जाते हैं। हैरानी की बात ये कि बंदरों का झुंड यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। जान बचाने के लिए पूरा परिवार एक अनजान घर में तब तक छिपे रहते हैं जब तक कि बंदरों का झुंड इलाके से दूर नहीं जाता।
दिल्ली के वसंत कुंज में नामी आश्रम में 32 से ज्यादा लड़कियों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इस मामले में 16 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। इस मामले का पर्दाफाश होने के बाद अभियुक्त फरार है। आप देखिए पूरा अपडेट। दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस आश्रम की काली हकीकत सामने आते ही हड़कंप मच गया। यहां पढ़ने वाली 32 से ज्यादा लड़कियों ने बदसलूकी के आरोप लगाए। जैसे ही वहां हो रही गंदी हरकतों का राज पुलिस के सामने खोला गया तो सबसे पहले आश्रम चलाने वाला स्वामी चैतन्यानंद वहां से फरार हो गया। दरअसल वहां मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही छात्राओं ने संचालक चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। इस मामले में 16 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। चैतन्यानंद पर छात्राओं ने यौन शोषण और धोखाधड़ी गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं को अश्लील मैसेज भी भेजे जाते थे। आरोप है कि अभियुक्त फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल करता था। इस कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्राओं से यौन शोषण के मामले में श्रृंगेरी शारदा पीठ ने बयान जारी कर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अपने सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। श्री शारदा पीठ ने कहा कि इस मामले में गंभीर कदम उठाए गए। चैतन्यानंद सरस्वती का आचरण गतिविधियां पीठ के हितों के खिलाफ है। और दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के जिस आश्रम में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट चलता है, वहां से टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। वसंत कुंज का यही वो आश्रम है जहां पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट चलता था। और देखिए यहाँ पर जो है पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई होती थी और यहीं पर आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो संचालक था उसने लड़कियों के साथ में जो स्टूडेंट्स थी उनके साथ व्यवहार किया। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी जो है वो उसका नाम बताया जा रहा है। और इसमें बात ये है कि खुद जो मैनेजमेंट है उसी ने शिकायत की थी और पुलिस को सूचित किया था 4 अगस्त को, जिसके बाद उसके खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस ने 32 लड़कियों से जो यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी, पीजी डिप्लोमा कर रही थी मैनेजमेंट के अंदर, उनके बयान दर्ज किए गए, जिसमें 17 लड़कियों ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता था, उन्हें आपत्तिजनक मैसेज जो है वो भेजे जाते थे। और इसकी जब शिकायत हुई है तो पुलिस ने उन 17 में से 16 लड़कियों का जो है मजिस्ट्रेट जो है पटियाला हाउस कोर्ट के उनके सामने बयान भी दर्ज कराया है। और दिल्ली के आश्रम में छात्राओं के साथ हुई गंदी हरकत की पुलिस जांच कर रही है। तफ्तीश में कई परतें खुलनी बाकी हैं और कई खुलासे हो चुके हैं। टीवी 9 से बातचीत में वेस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने पूरे मामले की डिटेल दी। एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह हमारे साथ में, कितना क्रम बताइए किस तरीके सामने आया? पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट जो है उसके जो मैनेजर थे चैतन्यानंद सरस्वती, उनके अगेंस्ट आई है और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस में केस दर्ज किया गया है और एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। कितनी छात्राओं ने शिकायत की है? वो डिटेल हमारे लिए आपको देना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। भूमिका थी इनके अलावा? इधर बिहार में आजादी के बाद पहली बार CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक से कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस CWC की बैठक के पहले सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जानकारी दी। देखिए, विदेश नीति उनकी तो पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है वर्तमान सरकार है और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है। इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें जहाँ 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा।
और बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस को 85 साल बाद बिहार की चिंता हुई है। नेहरू नहीं चाहते थे राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने अरेस्ट करवाया। ये तमाम बातें याद दिलवाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को। जगजीवन राम का भी जिक्र हुआ। कहा गया कि बाबू जगजीवन राम को पीएम नहीं बनने दिया गया। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। पहले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति। राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में कि जब मैं आज़ादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया।